नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। पिछली क्लासेस में मैंने आपको जेनेटिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन, मेंडल के बारे में और फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वह है कि मेंडल ने सबसे पहले जो 7 अल्टरनेट हेरिडिटरी कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था उनके बारे में जानेंगे। और ये जानेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे में ही उन 7 लक्षणों को देखा था और उनको ऑब्जर्व किया था जिसमें प्रबल और अप्रबल दोनों प्रकार के लक्षण थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी ये एक बार पूछा जा चुका है कि जो है सीड के कलर में कौन सा डोमिनेंट होगा और कौन सा रिसेसिव होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 7 कैरेक्टर, ये जो 7 लक्षण हैं, इनको आप एक एक करके नोट कर लीजिए और इसके बाद में ध्यान से इसको समझिए। तो वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला कैरेक्टर हम है, देखिए ध्यान दीजिएगा, तने की लंबाई, लेंथ ऑफ स्टेम। लेंथ ऑफ स्टेम, ठीक है। एक तरफ आप कैरेक्टर का नाम लिखेंगे, एक तरफ प्रबल और अप्रबल यानी डोमिनेंट और रेसेसिव, कि इसका कौन सा पार्ट डोमिनेंट है और कौन सा पार्ट रेसेसिव है। तो डोमिनेंट एक तरफ और एक तरफ रेसेसिव, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये डोमिनेंट और ये रेसेसिव। अब पहला था आपका लेंथ ऑफ स्टेम। पहला है लेंथ ऑफ स्टेम, ठीक है। हिंदी में तने की लंबाई, क्या होगा? तने की लंबाई। ध्यान से समझिएगा एक एक कैरेक्टर को, इसके एक एक लक्षण को। तो तने की लंबाई 2 प्रकार की है, एक लंबा तना है और दूसरा बौना तना है। तो आप जानते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में कि डोमिनेंट वह कैरेक्टर है जो प्रभावशाली होता है, रेसेसिव वह कैरेक्टर है जो प्रभावशाली नहीं होता है। तो डोमिनेंट जो टॉल प्लांट होगा, ध्यान दीजिएगा, जो टॉल प्लांट होगा, जो लंबे तने वाला पौधा होगा वो डोमिनेंट होगा, और उसके सापेक्ष जो ड्वार्फ होगा यानी जो बौने तने वाला पौधा होगा वो कैरेक्टर क्या होगा? रेसेसिव। तो पहला कैरेक्टर क्या हो गया? लेंथ ऑफ स्टेम, ठीक। दूसरा कैरेक्टर है सीड कलर। सीड कलर, सीड कलर यानी बीज का रंग। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, सीड कलर, ठीक है। तो सीड के कलर कौन कौन से हैं? सीड एक येलो कलर का होता है। तो जो येलो कलर का होता है, ध्यान दिया होगा आपने, मटर में जो पकने के बाद, तैयार होने के बाद जो येलो कलर होता है वो पूरा भरा होता है, राउंड होता है ना। तो येलो कलर। और जो ड्वार्फ होता है यानी जो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है, दबी हुई फली हो जाती है, जो बहुत अच्छा मटर का दाना नहीं होता है, सीड नहीं होता है, वो ग्रीन कलर का रह जाता है। तो येलो और ग्रीन, ठीक है। यानी सीड कलर में ध्यान दीजिएगा, कहीं ये अभी एक ऐसा समय आएगा जिसमें ग्रीन कलर डोमिनेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि इन केस ऑफ सीड कलर के केस में जो येलो है वो डोमिनेंट है और जो ग्रीन है वो रेसेसिव है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है सीड शेप। सीड शेप। अब सीड शेप में अगर हम आएंगे तो ये क्या होगा कि सीड का आकार, तो मटर के दाने 2 आकार के होते हैं। एक राउंड होता है जो अच्छा होता है ना, राउंड यानी जो गोल होगा। तो जो गोल होगा, राउंड होगा, दैट इज डोमिनेंट, वो डोमिनेंट है। और जो रिंकल्ड होगा यानी जो झुर्रीदार होगा वो रेसेसिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम ध्यान दीजिएगा इसमें। अब इसके बाद में आते हैं फ्लावर कलर। फ्लावर कलर ये 2 होता है, पर्पल और व्हाइट। तो जो पर्पल कलर होता है वो डोमिनेंट है और जो व्हाइट है वो रेसेसिव है, ठीक है। जो फ्लावर कलर में क्या होगा, जो पर्पल कलर होगा वो डोमिनेंट होगा और जो व्हाइट कलर का होगा वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है पॉड शेप। अब फली है ना, फली का आकार क्या होगा? फली का आकार। तो फली एक फूली होती है और एक क्या होती है?
एक फली क्या होती है? फूली हुई, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। पॉड शेप, ठीक है। तो एक फूली होती है यानी इन्फ्लेटेड, ठीक है। एक फली क्या होती है? फूली होती। जो फूली हुई फली होती है वो डोमिनेंट होता है, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, जो दबी हुई फूली होती, पिचकी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है। ऐसे ही 6 है पॉड, ध्यान दीजिएगा, पॉड कलर। अब फली का रंग देखिए, अभी ऊपर मैंने बताया था। अब फली के रंग में जो फली ग्रीन कलर की होती है वो डोमिनेंट होती है, और जो येलो कलर की होती है वो क्या होती है? रिसेसिव होती है, ठीक है। अब सातवां कैरेक्टर हमको देखना है, ठीक है। देखिए सातवां कैरेक्टर है कि फ्लावर पोजीशन, ठीक है, पुष्प की स्थिति। तो दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक एक्सियल होता है और एक टर्मिनल होता है, ठीक है। तो जो एक्सियल होगा ऊपर की तरफ जो होता है वो डोमिनेंट, और जो टर्मिनल होता है, जो टर्मिनल कैरेक्टर है इसका, वो रिसेसिव होता है। तो ये मेंडल के द्वारा चुने गए 7 अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स हैं, जो इन हेरिडिटरी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इसे सिलेक्ट किया था। इन सारे कैरेक्टर्स को आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बाद में अब हम मेंडल का पहला प्रयोग शुरू करते हैं। मेंडल का जो हाइब्रिड क्रॉस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा ध्यान से। अब थोड़ा सा हम टेक्निक जानते हैं कि सबसे पहले जो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें उन्होंने किया क्या था, ठीक है। उसमें एक बायोलॉजिकल टर्म आता है, ठीक है, वो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इमैस्कुलेशन। उस टर्म का नाम क्या है? देखिएगा, पहला मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यहीं से हम शुरू करते हैं आज। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं एक गुण संकर प्रयोग। क्या कहा जाता है? एक गुण संकर प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, मोनो हाइब्रिड क्लास में क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर को लिया जाता है। कौन सा कैरेक्टर कंसीडर किया गया है? सिंगल कैरेक्टर। जब किसी एक लक्षण का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड। तो मोनो हाइब्रिड में जो एक लक्षण लिया था उन्होंने उसका नाम था तने की लंबाई। अभी आपने 7 कैरेक्टर में इसे पढ़ा था, तने की लंबाई। तो तने की लंबाई 2 होती है, एक लंबा होता है, ठीक, और एक क्या होता है? बौना होता है। ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम इन्हें लेटर में लिखने की कोशिश करें तो मैंने टर्मिनोलॉजी में, और जहां पर मैंने बताया था कि कुछ सिंबल का यूज किया था मेंडल ने, वहां बताया था कि डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से लिखेंगे और रेसेसिव को उसके स्मॉल लेटर से, लेकिन डोमिनेंट के ही स्मॉल लेटर से लिखेंगे। जैसे इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टॉल, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्वार्फ। अब हम टाल की टी ले लें, ये ज्यादा इजी रहेगा। वैसे हम कोई भी लेटर ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि टी फारटाल होता है, तो लंबा है, इसलिए इसके कैपिटल टी। अब यहां 2 टी लिए गए, क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। इसका मेल और फीमेल हो सकता है, इसलिए यहां डबल टी हो गया। अब हम इसका, अब ये कैपिटल लेटर डोमिनेंट लक्षण, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो लंबा है, जो रेसेसिव है वो बौना है। तो हम डोमिनेंट के लिए कैपिटल टी लेटर लिए, तो रेसेसिव के लिए हम ऐसा नहीं है कि स्मॉल टी लेंगे, हम कैपिटल टी का ही, यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसी का स्मॉल लेटर, यानी कैपिटल टी का स्मॉल टी, ठीक। तो लंबे पौधे को हमने कैपिटल टी और बौने पौधे को स्मॉल टी से ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो ये लक्षण उन्होंने चुना जिसका नाम क्या था? तने की लंबाई। अब उन्होंने काम क्या किया, थोड़ा सा देख लीजिएगा। उन्होंने, ये मान लेते हैं, ये एक पौधा उन्होंने लिया,
ये एक पौधा लिया जो लंबा तना वाला है, और ये एक मान लेते हैं पौधा उन्होंने लिया जो बौने तने वाला है। ठीक है, ये एक पौधा लिया जो बौने तने वाला है। ठीक, ये ड्वार्फ है और ये क्या है, टाल है। तो उन्होंने पहले क्या किया था कि इस नाटे तने वाले पौधे को, ध्यान दीजिएगा, नाटे तने वाले पौधे को फीमेल के रूप में यूज किया था। किसके रूप में यूज किया था, फीमेल के रूप में। अब फीमेल के रूप में कैसे यूज किया, क्योंकि इसके, हाँ, क्योंकि इसका जो एंड्रोसियम था, क्या था, एंड्रोसियम, इसके एंड्रोसियम से जितने भी पॉलन ग्रेन थे उनको हटा दिया। तो एंड्रोसियम से पॉलन ग्रेन को हटाने की क्रिया को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। ध्यान दीजिएगा, इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन को हटाना। पॉलन ग्रेन या एंड्रोसियम को हटा देना क्या कहलाएगा, इमैस्कुलेशन। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसको फीमेल बना दिया, मतलब इसके मेल वाले पार्ट को हटा दिया। अब इसके फीमेल का जो स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा पर दूसरे टाल प्लांट के मेल गैमीट को लाकर इस पे डाल दिया, यानी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया, कृत्रिम परागण कराया। ठीक है, इससे पौधे आए। समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा, पहले उन्होंने नाटे तने के पौधे की स्टिग्मा पर लंबे तने के पौधों के पुंकेसरों को डाला। ठीक, तो ये इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंड्रोसियम। अब ध्यान दीजिए, अब मोनोहार्बिट क्लास में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि हम यहीं से शुरू करते हैं। ये हमारा है, अब हम कैपिटल टी लिखेंगे तो आप क्या समझेंगे, लंबा पौधा। स्मॉल टी लिखेंगे तो आप क्या समझेंगे, बौना पौधा। इनके बीच में इसको क्या कहेंगे, पी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये पेरेंटल जनरेशन है, जनक पीढ़ी है। इसको मैंने सिंबल में पढ़ा दिया है। अब इसके गैमीट मिलाइए तो ये कैपिटल टी क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यहां हमको समझना है, ये है F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है ये, F1 जनरेशन, ये पहली जनरेशन है या फिलियल जनरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जब कैपिटल टी लंबे को दिखाता है और स्मॉल टी बौने को दिखाता है। ठीक है, लेकिन जब कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ होगा तो कैपिटल टी का लक्षण दिखाई देगा, यानी प्रबल कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, और स्मॉल टी यानी रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी को प्रकट नहीं होने देगा, यानी अगर कोई प्रबल किसी अप्रबल के साथ है तो प्रबल लक्षण दिखाई देता है, अप्रबल लक्षण दिखाई नहीं देता है। यही काम यहां होगा, कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर है तो कैपिटल टी का प्रभाव दिखाई देगा, यानी ये पौधा कैसा होगा, लंबा। ये पौधा कैसा होगा, लंबा, यानी पहली पीढ़ी की सभी संतानें क्या हुई, प्रबल, यानी ऑल प्रोजेनी आर डोमिनेंट। जितनी भी प्रोजेनी है वो सब क्या है, डोमिनेंट है F1 जनरेशन में। ठीक, अब इनके बीच में स्वपरागण करने दिया। अब ये जो आपका रिजल्ट आया, ध्यान से समझिएगा, ये जो रिजल्ट आपका यहां का रिजल्ट आया, इसको यहां ले लेते हैं हम। तो ये जो रिजल्ट आया इसमें स्वपरागण होने दिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, ये अब इनमें स्वपरागण होगा। स्वपरागण के बाद में दूसरी पीढ़ी आएगी, F2 जनरेशन। अब हमको यहां पे एक बात और ध्यान देनी है, F2 जनरेशन में ये ध्यान दीजिएगा, एक तरफ मेल और दूसरी तरफ फीमेल लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम ये पुनेट का स्क्वायर बोर्ड, मैंने बताया था कि पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने स्क्वायर बोर्ड के द्वारा क्रॉस करवाया तो वो इजी होता है। तो हम एक तरफ मेल लेंगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो मेल की तरफ होगा वही फीमेल की तरफ होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम क्रॉस कैसे कराते हैं, हर एक जीन का क्रॉस हर एक जीन के साथ कराएंगे और उसके नीचे वाले कॉलम में लिखेंगे, खाने में लिखेंगे। जैसे कैपिटल टी है तो यहाँ कैपिटल टी का स्मॉल टी से तो कैपिटल टी, स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल टी, स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ तो स्मॉल टी। ये भी ध्यान रखना, यहाँ स्मॉल टी कैपिटल टी था तो हमको पहले स्मॉल टी लिखना चाहिए, लेकिन लिखते समय भी हम कैपिटल लेटर को पहले लिखेंगे, स्मॉल लेटर को बाद में लिखेंगे। अब हम ध्यान देंगे कि ये जनरेशन कैसी दिखेगी है। तो कैपिटल टी है तो पौधा यहाँ कैसा बताया था मैंने, लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो पौधा कैसा होगा,
लंबा। अभी आपने यहां देखा कैपिटल डी स्मॉल टी में तो पौधा कैसा होगा, लंबा। स्मॉल टी में तो पौधा कैसा होगा, बौना, यानी क्या होगा, ड्वार्फ। ये कैसा प्लांट होगा, ड्वार्फ। ये कैसा होगा, टाल। ये कैसा होगा, टाल। ये कैसा होगा, टाल। समझ गए। अब इसमें क्या करना है, अब हमको इसका फिनोटाइप रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, फिनोटाइप रेशियो। ध्यान दीजिएगा, फिनोटाइप रेशियो मैंने बताया था, फिनोटाइप ऐसे लक्षण जो हमको दिखते हैं। तो आप इसमें देखिए, इस स्क्वायर बोर्ड में कि कितने प्रकार के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, बोलो। 2 प्रकार के, एक लंबा और एक बौना। अब लंबे कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, और बौना कितना दिखाई दे रहा है, 1। इसलिए इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, 3:1। अब जीनोटाइप रेशियो, अब हम कौन सा रेशियो देखेंगे, जीनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप रेशियो मतलब जीन, इसमें कितने प्रकार के जीन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो काउंट करते हुए चलो। कैपिटल टी कितने हैं, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2। स्मॉल टी कितने हैं, 1। तो इसका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, 1:2:1। तो ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर 2 नियमों की व्याख्या की गई है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर कितने नियमों की व्याख्या की गई है, 2 नियमों की व्याख्या की गई है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मैं अगली क्लास में आपके सामने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को रखूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक क्लास स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचती रहे, आपको बहुत ज्यादा सर्च करने की जरूरत ना पड़े। धन्यवाद।